बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में इंक्लाइंड प्लेन एक्सपेरिमेंट जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है, व्हाट इज इंक्लाइंड प्लेन? इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इंक्लाइंड प्लेन जो है वो हमारे पास क्या है कि एक फ्लैट सरफेस होती है जो कि इस तरह से रखी जाती है कि उसका एक एंड दूसरे एंड की निस्बत ज़्यादा हाइट पे मौजूद होता है। ठीक है, वर्टिकली एक एंड जो है वो दूसरे एंड की निस्बत ज़्यादा हाइट पे मौजूद होता है, उसको हम इंक्लाइंड प्लेन का नाम देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पेपर में किस तरह से आ सकता है, इन एन एंगल आयरन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग एन एंगल आयरन? एंगल आयरन एक्सपेरिमेंट में प्राइमरी पर्पस क्या हो सकता है एंगल आयरन को यूज़ करने का? तो बेसिकली एंगल आयरन को यूज़ करने का प्राइमरी पर्पस यही है कि वो एज एन इंक्लाइंड प्लेन काम करता है, जिसमें हम एक एंड दूसरे एंड की निस्बत ऊंचा होता है, तो उसको से बॉल जो है वो रोल डाउन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इन दिस एक्सपेरिमेंट? जो बॉल रोल डाउन की जाती है एंगल आयरन से, कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर सकते हैं? तो उसको जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो उनमें से सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास एंगल ऑन इंक्लाइनेशन, यानी कि जो एंगल ये जो हमारे पास होता है ना एंगल आयरन, इसका एक एंड दूसरे एंड की निस्बत हाइट पे होना चाहिए। तो ये जितनी ज़्यादा हाइट पे होगा हॉरिजेंटल के साथ इसका एंगल उतना ज़्यादा होगा। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पे काम कर रहा होता है, ये डिपेंड कर रहा होता है, जो एक्सेलरेशन है वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। दूसरा मास ऑफ द बॉल, बॉल का मास कितना है। तीसरा रेडियस ऑफ द बॉल, एंड फोर्थ फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज द एंगल आयरन लेंथ इन्फ्लुएंस एक्सेलरेशन? एंगल आयरन की लेंथ कैसे इफेक्ट कर सकती है एक्सेलरेशन को? तो एंगल आयरन की जो लेंथ है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करती ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड कर रहा होता है एंगल पे कि ये एंगल आयरन हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसमें इस एंगल आयरन की लेंथ का कोई फैक्टर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इम्पैक्ट इट्स एक्सेलरेशन? इनिशियल वेलोसिटी जो है बॉल की वो कैसे इम्पैक्ट करती है एक्सेलरेशन को? तो इनिशियल वेलोसिटी भी जो है बॉल की वो भी इफेक्ट नहीं कर रही होती है एक्सेलरेशन को, क्योंकि इनिशियली जब उसको हमने फ्री फॉल करवा दिया तो वो रोल डाउन करेगी इंक्लाइंड प्लेन से। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को इफेक्ट करेगी कि कितने टाइम में वो बॉल नीचे पहुंची है या कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन को वो इफेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट? जो ग्राफ बनाया जाता है उस ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? तो इसका ग्राफ बेसिकली स्ट्रेट लाइन आती है, तो जो स्लोप होगी ग्राफ की वो रिप्रेजेंट करेगी एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें 2s और t स्क्वायर के दरमियान बनाया जाता है ग्राफ। तो जब ग्राफ बनाया जाएगा तो वो हमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी? एक्सेलरेशन को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन 2s एंड t स्क्वायर? 2s और t स्क्वायर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? तो ts और 2 स्क्वायर जो है ना, ये हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए 2s और t स्क्वायर के दरमियान हम ग्राफ बनाते हैं तो वो आता है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि 2s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट फार्मूला टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग डाउन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। फार्मूला लिखना है एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए उस बॉडी का जो कि मूव कर रही है इंक्लाइंड प्लेन से, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन से जब बॉडी मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन किस फार्मूले से फाइंड किया जाएगा? a = 2s over t स्क्वायर के फार्मूले से। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज यूनिफॉर्म? जो एक्सेलरेशन होता है जो बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रही होती है उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म क्यों होता है?
यानी कि वो चेंज क्यों नहीं होता। तो बेसिकली जो एक्सेलरेशन है मूविंग बॉडी का, जो कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मूव कर रही है, उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। उसकी वजह क्या है कि जो कंपोनेंट ग्रेविटेशनल फोर्स का है वो एक्ट कर रहा होता है mg sin थीटा अलोंग द प्लेन, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कंपोनेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे ना, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो जो वाई कंपोनेंट है mg sin थीटा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से नेट फोर्स जो बॉल के ऊपर लग रही होती है या बॉडी के ऊपर लग रही होती है, जो रोल डाउन करेगी इंक्लाइंड प्लेन से, वो फोर्स उसके ऊपर कांस्टेंट रहती है। जब फोर्स कांस्टेंट रहेगी तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा। और ये हमें कैसे पता चलता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मदद से हमें मालूम है कि फोर्स अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है मेक कैलकुलेशंस एंड फाइंड रिजल्ट्स, फाइंड अननोन वैल्यूज। कि ये आपको एक टेबल दिया गया है और उस टेबल में जो मिसिंग हैं वो हमने लिखने हैं। तो सबसे पहले टी स्क्वायर वाला कॉलम मिसिंग है। इसमें टी स्क्वायर में एवरेज टाइम हमें गिवन है 3.7, 3.7 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 13.69। इसी तरह 2s है, 2s से मुराद डिस्टेंस हमें गिवन है तो 140 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 280। इसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस मिसिंग है जबकि 2s की वैल्यू गिवन है। 2s गिवन है, सिंगल s फाइंड करना है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, s की वैल्यू आ जाएगी 80। और टी स्क्वायर कैलकुलेट करना है जबकि t हमें गिवन है तो 2.7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 7.29 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड पीबीए था। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।